नमस्कार साथियों, हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव पांडे और मैं आज आपसे हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस आए हैं उसके बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा की गई है। तो आज मैं हिंदी भाषा का इतिहास आपको बताऊंगा, शुरुआत करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। हिंदी भाषा का इतिहास क्या होता है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। तो विचार विनिमय का एक माध्यम होता है भाषा, और ये दो प्रकार का होता है, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा शिक्षित व अशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग की जाती है, जबकि लिखित भाषा का प्रयोग केवल शिक्षित वर्ग के लोग ही कर पाते हैं। मौखिक भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भारतीय आर्य भाषा समूह का कालक्रम कुछ भागों में बांटा गया है। इससे पहले भाषा एक सामाजिक संपत्ति है और भाषा सतत परिवर्तनशील होती है, इसका स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आर्य भाषा को किन किन कालक्रमों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हमारा कालक्रम है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम पहले नंबर पे वैदिक संस्कृति आती है, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरे नंबर पे लौकिक संस्कृति आती है। वैदिक संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ उसी के बाद लौकिक संस्कृति आई। इसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका टाइम पीरियड 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद ही हमारी हिंदी की शुरुआत होती है। तो पाली का टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से 1000, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश का 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आती है, जिसका टाइम पीरियड 1000 से अब तक माना जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर, संस्कृत, जो 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या होता है? वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड मैंने बताया है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी छंदस, छांदस आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। कहीं कहीं आरण्यक भी दिया गया होता है। तो संहिता के बारे में बात करते हैं। संहिता क्या होता है? हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्मग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है संहिता। ये वैदिक वांग्य का पहला हिस्सा है, जिसमें काव्य रूप में देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। इनकी भाषा वैदिकी संस्कृत है। 4 वेद होने की वजह से 4 संहिताएं हैं। हमें 4 संहिताएं देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, जिसमें शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष आते हैं, और चौथा अथर्ववेद संहिता। भाषाविद और इतिहासकार ऋग्वेद संहिता को पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक मानते हैं। ठीक है, अगर विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ पूछा जाए तो क्या है? हमारा ऋग्वेद है। तो संहिता क्या है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अगर संहिता देवताओं के यज्ञ और स्तुतियों के लिए इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं ब्राह्मण का। ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण एक भाग है जिसमें क्या किया गया है? कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का त्रेय ब्राह्मण, सामवेद, तांडव, कई प्रकार के ब्राह्मण हमको देखने को मिलते हैं। आरण्यक क्या होता है? ब्राह्मणों के अंत में कुछ ऐसे अध्याय मिलते हैं जो गांव या नगरों में नहीं पढ़े जाते हैं। इनका अध्ययन अध्यापन गांवों से दूर में होता है तथा इन्हें आरण्यक कहते हैं। गृहस्थाश्रम में यज्ञ विधि का निर्देश करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ उपयोगी थे, और इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में सन्यासी
आर्यज्ञ के रहस्यों और दार्शनिक तत्वों का विवेचन करने वाले आरण्यकों का अध्ययन करते थे। उपनिषदों का इन्हीं आरण्यकों से विकास हुआ है। आरण्यकों का मुख्य विषय आध्यात्मिक तथा दार्शनिक चिंतन है। ठीक है, तो आरण्यक के बारे में हमने जाना। अब उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषदों में मानव जीवन और विश्व के गूढ़तम प्रश्नों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया। ये भारतीय अध्यात्म शास्त्र के द्वीपमान रत्न हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। वैदिक साहित्य में इनका स्थान सबसे अंत में होने से ये वेदांत भी कहलाते हैं। इनमें जीव और ब्रह्म की एकता के प्रतिपादन द्वारा ऊंची से ऊंची दार्शनिक उड़ानें ली गईं। भारतीय ऋषियों ने गंभीरतम चिंतन से इन आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार किया। उपनिषद इनका अमूल्य कोश है। इनमें अनेक शतकों की तत्व चिंता का परिणाम है। मुंडकोपनिषद चारों वेदों में संबंध 108 उपनिषद गिनाए गए हैं, किंतु 11 उपनिषद ही अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनमें से नाम है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मुंडकोप, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, ब्राह्मण और श्वेताश्वर। इनमें छांदोग्य और बृहदारण्यक अधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैदिक साहित्य का सिद्धांत देखा जाता है, प्रत्येक मंत्रा भाग में एक और ब्राह्मण भाग में एक उपनिषद उपशिष्ट है। अब प्राय लुप्त हो गए हैं। अब भी यह सिद्धांत शुक्ल यजुर्वेद में बचा है। ईश्वासोपनिषद, मंत्रोपनिषद और ब्रह्मवादिकोपनिषद, ये कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जिनका प्रयोग हमें अभी देखने को मिलता है, जो इनका हमें प्रमाण देखने को मिलता है। लौकिक संस्कृत किसे कहते हैं? संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत, जिसका टाइम पीरियड यहाँ 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक दिया गया है। लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ ल, जुमला और माध्य के लुप्त होने से संस्कृत की 48 ध्वनियाँ शेष बच गई हैं। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर क्या है और इनका प्रयोग कैसे हुआ, इनमें परिवर्तन कैसे हुआ। इस प्रकार से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में मैंने बात की, और आगे आने वाले वीडियो में मैं मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में बात करूंगा आपसे। और प्लीज़ अगर आप नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हिंदी भाषा का इतिहास मैं पढ़ाऊँगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।